हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का न्यू सृजन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की सीरीज़। करंट अफेयर्स के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत सारी सुर्खियाँ जो साप्ताहिक सुर्खियाँ होंगी उनको जानेंगे कि क्या क्या इस सप्ताह या पिछले दिनों महत्वपूर्ण न्यूज़ रही है जो हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स का आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस इन दोनों ही परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लगभग 25 से ज़्यादा ही सवाल जो है हर साल यहाँ पर पूछे जाते हैं। कभी कभी 30 से ऊपर 32 तक सवाल आए हैं, हमने देखा है। तो शुरू करते हैं, ये साप्ताहिक करंट अफेयर्स होने वाला है। पिछले हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट थीम रही हैं उन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं और उसके अलावा भी कुछ लगभग क्वेश्चंस यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहली हमारी हेडलाइन है जैव विविधता संरक्षण में गंभीर खामी। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण में गंभीर खामी क्या है, जैव विविधता क्या है और उसमें जो है गंभीर खामी देखी गई है। बहुत सारी कमियां जैव विविधता को संरक्षण को लेकर यहाँ पर पाई गई और एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है। पृथ्वी के 17% से अधिक भूभाग को संरक्षित क्षेत्र यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो घोषित किया गया है। उसके बावजूद भी जो अधिकांश राष्ट्र हैं या जो भी संस्थाएं हैं वो इसको जैव विविधता संरक्षण को पूरी तरीके से कर पाने में सफल नहीं हो पा रही हैं। देखिए, 33,379 प्रजातियां और 2,55,848 संरक्षित स्थलों के आंकड़ों के आधार पर इतने प्रजातियां और स्थल हैं। 6 प्रमुख जैव विविधता हानिकारक कारकों की समीक्षा की गई, जिसमें कृषि, वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण, आक्रामक प्रजातियां जो इन्वेंसिव स्पीसीज होती हैं और शहरीकरण। ये सभी जैव विविधता को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने में जो है कारक सिद्ध हुए हैं। देखिए, 21% स्थलीय भूमि में एक या अधिक खतरों का उच्च जोखिम पाया गया है, जिनमें 76% से अधिक क्षेत्र जो है अपर्याप्त रूप से संरक्षित है। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में हमारा पर्यावरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वहां पर हम इस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। साथ ही पीटी के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट हमारी हेडलाइन होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी जी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अभी मोदी जी साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पे थे, तो वहां पर उनको उस राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं उस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है और किसने उनको ये सम्मान संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 16 जून 2025 को साइप्रस की सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, इस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। ग्रैंड क्रॉस किसी भी राष्ट्र का जो है वो सर्वोच्च सम्मान होता है। जिस सम्मान के नाम में शुरू में ग्रैंड क्रॉस होता है उसका मतलब होता है वो वहां का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स द्वारा उनको दिया गया है। अभी पिछले वर्ष जो पीसीएस की परीक्षा हुई है उसमें महत्वपूर्ण राष्ट्र और उनके राष्ट्र अध्यक्षों को सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइप्रस के राष्ट्रपति कौन है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में, तो साइप्रस की राजधानी, कभी कभी राजधानी में मैचिंग करा लिया जाता है, तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उनको ये प्रदान किया गया है। यह सम्मान साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति, अब ये जो सम्मान है इसका नाम जो है मराकियस थर्ड, ये किसके नाम पर आधारित है, तो साइप्रस के जो पहले राष्ट्रपति थे आर्च बिशप मकारियोस थर्ड, उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। ठीक है, तो कितने सारे बिंदु हमने यहाँ पर देखे। किस देश की मोदी जी ने आधिकारिक यात्रा की है, साइप्रस की, और उनको वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला। किसने उनको ये इस सम्मान से सम्मानित किया और कहां पर किया,
और उस राष्ट्र की राजधानी क्या है, राजधानी वाला भी। अभी पिछली पीसीएस की परीक्षा में राजधानी का भी एक प्रश्न जो है मैचिंग कराने के लिए आया था। और इस सम्मान का नाम किसके नाम पर है, तो जो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे। और ये जो सर्वोच्च सम्मान है केवल राष्ट्राध्यक्षों और विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। यानी कि जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको, या दूसरे देश के यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर कोई इंपॉर्टेंट काम किया है तो उनके विशेष काम के लिए, सेवाओं के लिए उनको ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इस हेडलाइन से इतनी सारी बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सम्मान के विभिन्न स्तर होते हैं जिनमें ग्रैंड क्रॉस सबसे उच्च स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान भारत साइप्रस के गहरे संबंधों की जो है और विश्वास का प्रतीक है। ठीक है, इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे और साइप्रस के बीच जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय और जियोपॉलिटिकल संबंध जो है वो कहीं ना कहीं गहनता की ओर है। नेक्स्ट है वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, 2025 की रिपोर्ट ये आ चुकी है, काफी महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, हम देखेंगे भी। इसको कौन प्रकाशित करता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दावोस में इसका मुख्यालय है, इस संस्था द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है लैंगिक समानता पे बात करती है, लैंगिक समानता को जो है लाने के लिए ये विचार करती है। 12 जून 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को 148 देशों में 31वां स्थान मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत देश को इस रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है और कितने देशों की ये रैंकिंग है। तो 148 देशों में से 131वां स्थान भारत को यहाँ पर मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 स्थान नीचे है। ठीक है, भारत का समग्र लैंगिक समानता स्कोर केवल 64.1% है, जिससे यह दक्षिण एशिया के सबसे कम रैंक वाले देशों में शामिल हो गया। इसका मतलब भारत का जो स्कोर है ये बेहतर नहीं है। जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं उनमें ये स्कोर भारत का जो है कम हो गया है। यानी कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं या दक्षिण एशिया के जो अन्य राष्ट्र हैं उनका कहीं ना कहीं इस रैंकिंग में स्कोर बेहतर है। रिपोर्ट में 4 प्रमुख क्षेत्रों में लिंग समानता को मापा गया है। आर्थिक भागीदारी, किन किन पैमानों पर इस रिपोर्ट में जो है इसको फाइनल किया गया है लैंगिक समानता को मापने के लिए, तो पहला बिंदु है हमारा आर्थिक भागीदारी, दूसरा है अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य, उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन आधारों पर इसको यहाँ पर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राज्य पर्यावरण प्रदर्शन में पिछड़े। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित एक भारत के राज्यों की रिपोर्ट आई है। भारत के राज्य जो है पर्यावरण संरक्षण के मामले में जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि पिछड़े हैं। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2025। ठीक है, इस नाम से ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, 2025 इन फिगर्स कंप्लीट इसका नाम है। भारतीय राज्य पर्यावरण प्रदर्शन के क्षेत्र में 70 अंकों से नीचे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कारण जो है इसका वो सीवेज उपचार और नदी प्रदूषण को बताया गया है। आंध्र प्रदेश जो इस वर्ष पर्यावरण श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर है ने भी सिर्फ 68.38 अंक ही प्राप्त किए हैं। यानी कि जो भारत के राज्यों में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है इस रिपोर्ट में, और आंध्र प्रदेश की भी रैंकिंग 68.38 है, जो कि 70 से भी कम है। भारत के पास परमाणु हथियारों का जखीरा। ठीक है, देखिए परमाणु हथियारों से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो सिप्री एक संस्था है, सिप्री द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो बताया गया है भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं। ठीक है, जो कि विश्व में 10 जो सर्वाधिक परमाणु हथियार रखने वाले देशों में भारत शामिल हो गया है। भारत उन देशों में शामिल है जो अपनी परमाणु क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
जहां दक्षिण चीन सागर और चाइना और ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस ये सब मौजूद हैं, वहां पर लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी भारत का जो है परमाणु जो क्षेत्र है, परमाणु क्षेत्र में भारत आगे मतलब अच्छा कर रहा है और 180 हथियार भारत के पास हैं। विश्व एक बहुध्रुवीय परमाणु व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यानी कि हर कोई जो है परमाणु के क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीछे करने के कोशिश कर रहा है। भारत का क्वांटम संचार में नेक्स्ट हमारा है, भारत का क्वांटम संचार में सफलतापूर्वक फ्री स्पेस क्वांटम लिंक परीक्षण। तो भारत ने क्वांटम के क्षेत्र में एक यहाँ पर टेस्ट किया है, वो सफल हो चुका है, ठीक है। उसका नाम है फ्री स्पेस क्वांटम लिंक। डीआरडीओ ये किया किस किसने है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आईआईटी दिल्ली ने मिलकर फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से क्वांटम आधारित संचार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। यानी कि अब संचार के क्षेत्र में जो है क्वांटम तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। परीक्षण आईआईटी दिल्ली परिसर में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किया गया है। इसमें एंटेगल्ड फोटॉन्स का उपयोग करते हुए क्वांटम कुंजी सफलतापूर्वक भेजी गई है। तो क्वांटम की जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्वांटम की का था, इसको यहाँ पर उस परीक्षण में इसको भेजा गया है। अब बात करते हैं क्वांटम सुरक्षित संचार क्या है। क्वांटम सुरक्षित संचार क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है जो क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों, विशेषकर क्वांटम उलझाव पर आधारित होती है, ठीक है। जो क्वांटम के सिद्धांत हैं, भौतिकी के बहुत महत्वपूर्ण ये सिद्धांत हैं, तो उसी पर ये बेस्ड है। दो कणों को इस तरह से जोड़ा जाता है कि भले ही वे कितनी भी दूर हों, उनमें किसी एक पर परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर भी दिखाई देता है। यदि कोई संदेश को अवैध रूप से पढ़ने का प्रयास करता है तो उस कण की क्वांटम स्थिति बदल जाती है, यानी कि ये प्राइवेसी के क्षेत्र में जो है बेहतर करेगा, जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता तुरंत जान जाते हैं कि संचार से छेड़छाड़ की गई है, ठीक है। तो ये प्राइवेसी के क्षेत्र में भी यहाँ पर बेहतर करने वाला है। नेक्स्ट है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर IAEA की सख्ती और इजराइल का हमला, ठीक है। अभी अभी हमने देखा बीते दिनों इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है। तो 12 जून 2025 को क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करते हुए ईरान को उसके 1974 के व्यापक सुरक्षा समझौते के उल्लंघन का दोषी ठहराया, ठीक है। 1974 का जो परमाणु सुरक्षा समझौता है, उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने क्या कहा कि ईरान ने इसका उल्लंघन किया है। तो इसी आधार पर IAEA ने एक निर्णय दिया। उसमें IAEA बोर्ड के 35 सदस्यों में से केवल चीन, रूस और वेनेजुएला ने इस प्रस्ताव का जो है विरोध किया है। अदरवाइज सभी देशों ने इसका समर्थन किया है IAEA के प्रस्ताव का, ठीक है। प्रस्ताव में ईरान के लाविशान, शियान, वरामीन और तुर्कुजाबाद स्थलों पर यूरेनियम के अज्ञात स्रोतों के साक्ष्य मिलने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह पाया कि ईरान कहीं ना कहीं छुप छुप कर जो है परमाणु हथियार जो है बना रहा है, और कुछ साक्ष्य भी उसको कहीं ना कहीं से उसको पता चला कि इन क्षेत्रों पर परमाणु हथियार डेवलप करने के उसको साक्ष्य मिले हैं। इस प्रस्ताव को खाड़ी के कई देशों और इजराइल का समर्थन भी मिला है, ठीक है। इजराइल ने अगले ही दिन 13 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर प्रारंभिक हमले कर दिए, ठीक है। इसी के चलते ईरान पर इजराइल ने जो है हमले कर दिए और देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि इजराइल में आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई थी जब ईरान पर अटैक कर दिया। उसके बाद एक दुर्घटना और हुई पिछले सप्ताह, हमने देखा एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था। तो उससे संबंधित देखेंगे हम क्या तकनीकी जिससे हमें जानकारी मिले कि आखिर दुर्घटना क्यों हुई। तो उसमें हवाई जहाज में ऐसा क्या होता है जिससे कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो एयर इंडिया का विमान दुर्घटना और ब्लैक बॉक्स,
एक तकनीकी विश्लेषण। ठीक है, तो हम ब्लैक बॉक्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है और उससे क्या क्या जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ठीक है, ये हादसा जो है एक मेडिकल हॉस्पिटल पर जो है हुआ विमान गिरने से, जिससे विमान और इमारत दोनों में व्यापक जनहानि हुई। ये तो न्यूज़ है। अब हम पढ़ते हैं, हादसे के बाद उठते धुएं और जलते मलबे के बीच इस दुर्घटना के पीछे के कारणों की गहराई से जांच अब एक छोटे से यंत्र ब्लैक बॉक्स पर निर्भर है। ठीक है, तो यही देखने वाले हैं ब्लैक बॉक्स से क्या क्या जानकारी प्राप्त करने में हम सक्षम हैं। ब्लैक बॉक्स दरअसल दो यंत्रों का समुच्चय होता है ना। इसमें दो उपकरण होते हैं ब्लैक बॉक्स में। क्या क्या होते हैं? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, CVR एंड फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। ये उपकरण विमान में हो रही जो भी गतिविधियां हैं, जैसे बातचीत, इंजन की आवाजें, उड़ान के तकनीकी मापदंड जैसे ऊंचाई, गति, दिशा, तापमान आदि को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, आधुनिक विमानों में ये यंत्र 1000 से अधिक डेटा बिंदुओं को संग्रहित करने की सक्षमता रखते हैं। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र क्या है? ठीक है, हम देखते हैं भारत की स्वदेशी ड्रोन शक्ति का नया अध्याय। ठीक है, तो रुद्रास्त्र एक ड्रोन है और देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया है, जो युद्ध के बदले स्वरूप में भारत की रणनीतिक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह अत्याधुनिक हाइब्रिड VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ठीक है, ड्रोन न होकर केवल हेलीकॉप्टर की तरह ऊर्ध्वगामी उड़ान भर सकता है। ठीक है, तो ये केवल ऊर्ध्वगामी उड़ान भरने वाला जो है ड्रोन है, केवल ऊर्ध्वगामी, यानी कि इस टाइप से सीधा ऊर्ध्वाधर जो है ये उड़ान भरेगा, बल्कि जेट विमान की तरह लंबी दूरी भी तय कर सकेगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दुश्मन के इलाके में गहराई तक सटीक हमला कर लौट आने की क्षमता, वो भी बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण में तेजी, भारत की उभरती भूमिका। तो कार्बन मूल्य निर्धारण में हम भारत की भूमिका को देखने वाले हैं कि क्या होगी। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है, स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। तो रिपोर्ट्स को भी अक्सर मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है, या फिर इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि रिपोर्ट का नाम देकर के इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो वहां पर ऑप्शन हो सकता है वर्ल्ड बैंक और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के नाम दे सकता है। तो इसका फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अधिकांश देश अब कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र को अपना रहे हैं। ठीक है, ये तंत्र अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2/3 हिस्से को कवर करते हैं और वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 28% इनकी सीमा में आ गया है। भारत, ब्राजील और तुर्की जैसे देश भी सक्रिय रूप से अपने कार्बन मूल्य निर्धारण करने में जो है प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये हमारी सुर्खियां थी पिछले कुछ दिनों की। अब महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। अब कौन कौन से प्रश्न हैं उनकी व्याख्या भी है डिटेल्ड में, और सभी जो है रिलीवेंट प्रश्न हैं, एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो हम शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है 129, 131, C 135 या D 140। अभी अभी हमने सुर्खियों में भी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पढ़ा था। कितने 148 देशों की रैंकिंग हुई। ठीक है, कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसका मुख्यालय कहां पर है? दावोस में। दावोस में इसकी बैठक होती है।
स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होती है, 148 देशों की रैंकिंग हुई, और भारत की रैंकिंग कितनी है? हमने देखा था 131, भारत की रैंकिंग थी 131। तो सही उत्तर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, 131 भारत की रैंकिंग है। अब इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इसमें इंडिया की रैंक 148 देशों में कितनी है? 131, ठीक है। और भारत का स्कोर कितना है? 0.644। इससे पहले 2024 में भारत की रैंक 129 थी। देखिए, अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न यहाँ पर बनता है तो दो स्टेटमेंट इस तरह से दे दिए जाएंगे कि 2024 में भारत की रैंक 129 थी और 2025 में भारत की रैंक 131 है। तो दोनों ही कथन सही हैं। इस तरह का भी प्रश्न बन सकता है, या फिर गलत डाटा लिख करके भी दे सकता है, तो वो कथन गलत हो जाएगा। इस बार सबसे बेस्ट प्रदर्शन बांग्लादेश का है, ठीक है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राष्ट्र का है? तो बांग्लादेश वहां पर उसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसने 24th रैंक पाई है। कितनी रैंक है भारत की? बांग्लादेश की 148 में से 24। पिछली बार यह 99 थी। इसका मतलब इतना जो है गैप है, 99 से सीधा 24 पे, इतना सुधार बांग्लादेश में जो है जेंडर गैप जो है इंडेक्स में हुआ है। अब टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे फिनलैंड और थर्ड पे नॉर्वे। तो जो टॉप मोस्ट कंट्री है उसको भी यहाँ पर पूछ लेता है कभी कभी। तो आइसलैंड जो होगा यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। आइसलैंड फर्स्ट टॉप पर है। और भारत की रैंक कितनी है? 131। और बेहतर प्रदर्शन किसने किया है? बांग्लादेश ने, उसकी रैंक 24 है। अब जो खराब प्रदर्शन वाले राष्ट्र हैं वो कौन है? द बॉटम 3 कंट्रीज। सबसे खराब प्रदर्शन जो है यहाँ पर पाकिस्तान का है, जो इस रैंक में बिल्कुल अंतिम स्थान पर है। 148 रैंक है पाकिस्तान की। उसके बाद सूडान है 147 रैंक, और उससे पहले है चाड। यानी कि चाड, सूडान और पाकिस्तान यहाँ पर खराब प्रदर्शन करने वाले या फिर निचले पायदान पर स्थित हैं। रैंक ऑफ इंडियन नेबर्स, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी रैंक यहाँ पर क्या क्या है? तो बांग्लादेश की हमने देख ही ली है, 24th रैंक है। भूटान की 119 है। नेपाल की यहाँ पर 125 है। श्रीलंका की 130 और चाइना की 103 और मालदीव की 138 रैंक है। यानी कि मालदीव के अलावा किसी भी राष्ट्र की जो रैंक है वो भारत के बाद नहीं है। यानी कि भारत की जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं उनमें केवल मालदीव से ही बेहतर रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? 7 जून, 8 जून, 6 जून या फिर 5 जून? तो विश्व महासागर दिवस जो है हमारा वो 8 जून को मनाया गया है। अब हम देखेंगे कि विश्व महासागर दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है, कौन ऐसी संस्था है जो विश्व महासागर दिवस को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, वर्ल्ड ओशियंस डे 8 जून को मनाया जाता है हर साल। इस दिन का उद्देश्य लोगों में समुद्र और मेरीन इकोसिस्टम है नी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को लेकर अवेयरनेस को बढ़ाना है। ठीक है, तो जलीय जीव और पेड़ पौधों और समुद्र के प्रति जो है जागरूकता को बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और ये समझाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि ओशियन हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन देना हो, क्लाइमेट को कंट्रोल करना हो, या लाखों स्पीसीज का घर है होने के आधार पर। अब एक इम्पोर्टेंट और बिंदु यहाँ पर होता है कि इस दिवस की इस साल थीम क्या है, क्योंकि थीम से रिलेटेड भी अक्सर यूपीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो थीम, विश्व महासागर दिवस की थीम इस बार क्या थी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। ठीक है, उसका बचाव करना जो हमें बचाता है।
यूनाइटेड नेशन ने इसे 2008 में मान्यता दी है। तो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मनाने की मान्यता 2008 में यूनाइटेड नेशन ने दी है, 2008 में। ठीक है, आगे की जानकारी इसमें देख लेते हैं हम। पहली बार 1992 में इस दिन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED में प्रस्तावित किया गया था, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी सम्मेलन को हम अर्थ समिट भी कहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 1992 में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट के नाम से हम जिसे जानते हैं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और वहीं पर 1992 में ही विश्व महासागर दिवस मनाने की भी बात या प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था, और 2008 में UN द्वारा इसको मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के लोकपाल ने कौन सा नया आदर्श वाक्य जो है अपनाया है? तो लोकपाल क्या है? ये एक भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है भारत में, जो भ्रष्टाचार की जो है पड़ताल करती है। तो इसका एक नया आदर्श वाक्य यहाँ पर अपडेट हुआ है, वो देख लेते हैं कौन सा है। विच न्यू मोटो हैज बीन एडोप्टेड बाय लोकपाल ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है सत्यमेव जयते, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ब्रेक द बैक ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की कमर तोड़ें। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होने वाला है नागरिकों को सशक्त बनाएं और भ्रष्टाचार को उजागर करें। अब देख लेते हैं लोकपाल आखिर है क्या और कब इसका गठन हुआ था, भारत में वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, और पिछला इसका आदर्श वाक्य क्या था, ये सब जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका पहले जो आदर्श वाक्य था वो ये था कि किसी के धन के लिए लालची मत बनो, किसी के धन के लिए लालची मत बनो। तो ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले आदर्श वाक्य लोकपाल का क्या था और अब क्या है। लोकपाल एक स्वतंत्र भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है। अब लोकपाल को भारत में एक अधिनियम के माध्यम से वैधानिक रूप दिया गया है, 2013 का अधिनियम है लोकपाल अधिनियम। ठीक है, तभी से ये एक वैधानिक संस्था है और इसको लागू किया गया 16 जनवरी 2014 को। ठीक है, ये सरकारी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है। तो एक जांच करने वाली संस्था है भ्रष्टाचार विरोधी। अब बात करते हैं कि लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे भारत में और वर्तमान में कौन है। तो लोकपाल के पहले अध्यक्ष जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष। और इनके बाद जो अध्यक्ष बने हैं और अभी भी वर्तमान में वही हैं, अजय माणिकराव खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त होते हैं। ठीक है, जो केंद्र की जो संस्था है इस अधिनियम के तहत वो लोकपाल है और राज्य में इसी पद को लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त, ये दोनों शब्द आखिर किसकी देन है, किस व्यक्ति ने जो है इनको गढ़ा था? तो LM सिंघवी। ठीक है, LM सिंघवी के दिमाग की उपज है लोकपाल और लोकायुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, जो पारंपरिक चिकित्सा है जैसे आयुर्वेद, ठीक है, उससे संबंधित जो है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयुर्वेद प्रगति पोर्टल, आयुष निवेश सारथी, हर्बल प्रगति पोर्टल या स्वास्थ्य निवेश सारथी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है आयुष निवेश पोर्टल, आयुष निवेश सारथी या आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि ये पोर्टल किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय है,
उसने आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? भारत में जो पारंपरिक चिकित्सा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसको यहाँ पर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इससे इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। यह पोर्टल आयुष सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, प्राइवेट भागीदारी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आयुष मंत्रालय को बनाया गया है। देखिए, तो प्रारंभ में आयुष मंत्रालय नहीं था। 2014 में एक नया मंत्रालय भारत सरकार ने गठित किया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। वर्तमान में आयुष मंत्री कौन है? जो वर्तमान भारत सरकार का मंत्रिमंडल है, उस मंत्री परिषद है, उसमें आयुष मंत्री कौन है? प्रताप राव गणपत राव जाधव। ठीक है, प्रताप राव गणपत राव जाधव जो है इसके मंत्री हैं, इस मंत्रालय के। और आयुष की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? ठीक है, तो ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑपरेशन राइजिंग लोयन लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो यूक्रेन, भारत, ईरान या फिर इजराइल। ठीक है, तो अभी अभी हमने सुर्खियों में भी एक रिपोर्ट देखी कि इजराइल ने ईरान पर जो है अटैक कर दिया है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? ऑपरेशन राइजिंग लोयन। ठीक है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, इजराइल ने ये अटैक ईरान के किन किन क्षेत्रों पर किया है, किनको निशाना बनाया है? ऑपरेशन राइजिंग लोयन एक सैन्य अभियान है जिसे इजराइल ने जून 2025 में शुरू किया। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाया गया है। जो खुफिया जानकारी ईरान की मिली कि ईरान जो है छुपकर परमाणु हथियार को बढ़ावा दे रहा है और परमाणु हथियारों का निर्माण करने में लगा हुआ है। तो जो परमाणु साइट्स हैं ईरान की, उनको नष्ट करने के लिए इजराइल ने ये कहीं ना कहीं कदम उठाया है। इजराइल का मानना है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, जिससे इजराइल और उसके पड़ोसी देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इस ऑपरेशन से जुड़ी अन्य बातें देख लेते हैं क्या क्या है। उद्देश्य था इसका, ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान की उन परमाणु साइट्स और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना है जो इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। संचालन में शामिल एजेंसियां, ये जो ऑपरेशन राइजिंग लोयन इजराइल द्वारा अंजाम दिया गया, इसका जो संचालन किया है वो आईडीएफ एंड मोसाद। आईडीएफ क्या है? इजरायली डिफेंस फोर्सेस, एंड मोसाद जो है इजराइल की गुप्त जो है एक गुप्तचर विभाग है या इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन दोनों एजेंसियों ने मिलकर इस ऑपरेशन को योजनाबद्ध तरीके से जो है क्रियान्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ठीक है, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन वैश्विक रूप से होते हैं जैसे ब्रिक्स का सम्मेलन, ग्लोबल साउथ समिट और इस तरह के जो भी सम्मेलन होते हैं, उनको अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडिया एंड डी अर्जेंटीना। तो इसकी जो बैठक हुई है वो फ्रांस में हमारी हुई है। देख लेते क्या क्या बातें यहाँ पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025, ये इसका तीसरा संस्करण था। ठीक है, इसका ये तीसरा संस्करण था। 9 जून से 13 जून तक ये चला। कहां पर हुआ? फ्रांस के नीज में हुआ। ठीक है, इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से की है फ्रांस और कोस्टा रिका ने। ठीक है, फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की है। अब इस सम्मेलन की थीम क्या है? इस सम्मेलन की थीम पर बात कर लेते हैं। महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना। ठीक है, तो जितने भी महासागर के संरक्षण और उसके उपयोग से संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको संगठित करना इसकी महत्वपूर्ण थीम है, और कार्यवाही में तेजी लाना। ये एसडीजी के लक्ष्य 14 को साकार करने पर केंद्रित था।
देखिए 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जो यूएन द्वारा 2015 में जिनकी घोषणा की गई थी, 2030 तक इनको प्राप्त करना है। ठीक है, तो उन्हीं में जो हमारा 14th है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ जमीन के पानी के अंदर जो है जीवन, लाइफ बिलो वाटर, उसको साकार करना जो है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरह का ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होता है। अभी अभी हमने देखा था विश्व वर्ल्ड ओशियन डे। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? पीछे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, तो 8 जून को। अब जो एसडीजी गोल 14 है उसमें क्या है? सतत विकास लक्ष्य 14 के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संस्थानों के संरक्षण और सतत उपयोग का आह्वान करना है। इसमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, तो भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और इन्होंने ही वहां पर प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट किया है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एडिशन इसका कहां पर हुआ था और सेकंड कहां हुआ था, और आगामी 4th एडिशन जो है वो कहां पर होने वाला है। ठीक है, तो विश्व महासागर सम्मेलन जो है स्वीडन और फिजी ने जो है सह मेजबानी से 2017 में न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन हुआ था। 2022 में सेकंड का हुआ था पुर्तगाल के लिस्बन में। पुर्तगाल और केन्या ने संयुक्त रूप से इसमें भागीदारी की थी। अब जो 2028 में होगा 4th सम्मेलन, चीन और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है 4th वैश्विक महासागर सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ पर होगा और कौन कौन इसमें सहभागी राष्ट्र होंगे जो इसकी मेजबानी करेंगे। तो चीन और दक्षिण कोरिया। इंडोनेशिया विश्व बैंक और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर कोरल बॉन्ड लॉन्च करेगा। ठीक है, कोरल बॉन्ड, जिसका उद्देश्य इंडोनेशिया में कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए निजी पूंजी जुटाना है। तो पूंजी जुटाने के उद्देश्य से जो कोरल रीफ है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया वहां पर एक कोरल बॉन्ड वहां पर जारी करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मानों से जो प्रश्न आते हैं अक्सर या तो मैचिंग के प्रश्न आते हैं या फिर वन लाइनर का टाइप का प्रश्न आ जाता है। तो रूस का जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान के लिए दिया जाने वाला रूसी दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन है राधिका सेन, आलोक शुक्ला, मोहम्मद सलेम या जावेद अख्तर। ठीक है, तो भारत के जो महत्वपूर्ण गीतकार हैं जावेद अख्तर, उनको दिया गया है ये सम्मान रूस की ओर से। अभी जावेद अख्तर को रूसी हाउस द्वारा दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सांस्कृतिक संवाद और साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जावेद अख्तर ऐसे पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो ये इस रूप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय व्यक्ति हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अन्य कुछ पुरस्कार को जान लेते हैं जो अभी अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में है। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? राम वी सुतार को। ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके बाद 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसको दिया गया है? गंटर ब्लाशेल को दिया गया है, ये वियना के हैं। नेक्स्ट है यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो चिरंजीवी को दिया गया है, भारतीय अभिनेता हैं। इनको 2024 में पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? 2024 के लिए हम बात कर रहे हैं, विनोद कुमार शुक्ल को। विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, हिंदी लेखक हैं और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं।
एक संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है संगीत कलानिधि पुरस्कार। 2025 के लिए किसे दिया गया? आर के श्री राम कुमार को ये दिया गया है, वायलिन वादक हैं, ठीक है। ऑस्कर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी इनको इस पुरस्कार को कहा जाता है, ठीक है। ऑस्कर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ठीक है। कर्नाटक जो गीत हैं, कर्नाटक गीतों का जो ऑस्कर कहा जाता है संगीत कलानिधि पुरस्कार को, ठीक है। तो ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, दक्षिण भारत का होगा। एक है आपका नृत्य कलानिधि पुरस्कार, ठीक है। नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये किसको दिया गया है? 2025 के लिए उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, इससे संबंधित है। उर्मिला सत्यनारायण, इनको मिला है नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 के लिए, ठीक है। एक है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025, ठीक है। तो ये एनटीपीसी को दिया गया है। एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है भारत में, उसको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के लिए जानते हैं। हिंदी के लिए दिया गया है गगन गिल को। इनका जो किस रचना के लिए दिया गया है इनको? मैं आई जब बाहर, ठीक है। इनकी रचना का नाम है मैं आई जब बाहर। हिंदी के लिए इनको दिया गया है गगन गिल, इनका नाम है। इंग्लिश के लिए दिया गया है ईस्ट्राइन कायर, ईस्ट्राइन कायर को दिया गया है। इनकी रचना है स्प्रिट नाइट्स। स्प्रिट नाइट्स के लिए ईस्ट्राइन कायर को अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है एक एबेल पुरस्कार, ठीक है। इसको गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है एबेल पुरस्कार को। तो ये दिया गया है मसाकी काशीवारा को, ठीक है। जापान के हैं मसाकी काशीवारा, ठीक है। और ये नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी पर बने दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। किस नदी पर बना है और कहां पर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है झेलम नदी पर है क्या, चिनाब नदी पर है, रावी नदी पर या श्योक नदी पर, ठीक है। तो चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है अभी, चिनाब नदी पर। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। प्रधानमंत्री ने 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। चिनाब ब्रिज के बारे में अब बात कर लेते हैं, इसके कहाँ इसके लिंक है। चिनाब रेलवे आर्क पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल है। चिनाब रेलवे आर्च पुल उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, ठीक है। जो 3 रेलवे लिंक हैं आपके, उनको जोड़ता है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक को ये पुल जोड़ता है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? चिनाब नदी के तल से जो है 359 मीटर है और 1315 मीटर लंबाई का है। पुल की आयु 120 वर्ष बताई गई है। इसे 1486 करोड़ रुपए में बनकर तैयार किया गया है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रायसी जिले के कोरी और बक्कल इलाकों को जोड़ता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है उसके कोरी और बक्कल इलाके हैं, उनको ये जोड़ता है। एक इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है अंजी खड्ड पुल। अंजी खड्ड पुल भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है, केबल स्टेड, ठीक है। जो केबल आधारित रेलवे पुल है भारत का, ये पहला है अंजी खड्ड पुल। यह पुल अंजी नदी घाटी पर उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन के कारण कटरा बनिहाल खंड को जोड़ता है। यह पुल 725 मीटर लंबा है और इसका मुख्य फैलाव 290 मीटर का है, ठीक है। उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। पीएम ने उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह रेल लिंक कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। तो अभी तक डायरेक्टली कोई ऐसा लिंक नहीं था जो
कश्मीर के उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर को जोड़ता हो। अब चेनाब नदी पर इस पुल के बनने से इस लिंक को जोड़ दिया गया है। इस परियोजना में चेनाब नदी पर रेलवे आर्च पुल और अंजी खड्ड पुल शामिल है। ठीक है, तो एक तो चेनाब नदी पर जो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क पुल है ये, और दूसरा अंजी खड्ड पुल जो है, ये दोनों उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक को जोड़ने में सहायक हैं। इस परियोजना को 43,780 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ठीक है, तो ये इस परियोजना के बारे में आ सकता है कि इस परियोजना में कितना खर्च हुआ है, तो 43,780 करोड़ रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया है? एनबीएफसी का लाइसेंस प्रदान किया है आरबीआई ने। तो भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ई कॉमर्स कंपनी जहां से हम ऑनलाइन जो है शॉपिंग वगैरह करते हैं वो ई कॉमर्स कंपनी होती है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। ठीक है, अब बात करते हैं एनबीएफसी की। एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो एनबीएफसी का दर्जा दिया गया है किस ई कॉमर्स कंपनी को दिया गया है? अमेजन, दूसरा ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर मीशो को। तो जो भारत की महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसको यहाँ पर एनबीएफसी का दर्जा आरबीआई ने दे दिया है। तो फ्लिपकार्ट यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में इसका व्याख्या देख लेते हैं। आरबीआई ने फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया। एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने से फ्लिपकार्ट अब सीधे ग्राहकों को लोन दे सकता है। ठीक है, अब फ्लिपकार्ट को ये सुविधा मिल गई है कि ये ग्राहकों को डायरेक्टली क्या है, लोन दे सकता है। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट किसी बैंक की तरह डिपॉजिट यानी पैसा जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसको केवल एनबीएफसी का दर्जा दिया है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, अर्थात फाइनेंशियल कंपनी का एक दर्जा दे दिया गया है। ये बैंक की तरह वर्क नहीं करेगी, लेकिन ये ग्राहकों को लोन दे सकती है। ठीक है, यह पहली बार है जब किसी आरबीआई ने किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है। तो ये इस रूप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार ऐसा किया है आरबीआई ने कि किसी ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है। अब फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। 2007 में इसकी स्थापना हुई सचिन बंसल द्वारा और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा, और 2018 में इसको वॉलमार्ट द्वारा खरीद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, यह पे किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ओजोफेनी। ओजोफेनी जो है ये एक एल्कोहलिक ड्रिंक है ना, इसको जीआई टैग दिया गया है। भारत में महत्वपूर्ण जो है सामग्रियों को जीआई टैग दिया जाता है, तो इसी रूप में ओजोफेनी को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या तमिलनाडु? ठीक है, तो गोवा राज्य का ये एक एल्कोहलिक ड्रिंक है, इसको जीआई टैग यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, हाल ही में गोवा की ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया है। ओजोफेनी गोवा राज्य की ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है। ठीक है, ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है। यह दो प्रकार की होती है, काजू फेनी और नारियल फेनी। तो ठीक है, ओजोफेनी जो संयुक्त रूप से काजू फेनी और नारियल फेनी का जो है संयुक्त रूप से इन दोनों को ओजोफेनी कहा जाता है, जो कि काजू के सेब और नारियल के रस से बनाई जाती है। जीआई टैग क्या है? ठीक है, जीआई टैग क्या है? जीआई टैग भारत सरकार द्वारा दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत 1999 एक संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999। इसके तहत जो है सामग्रियों को जीआई टैग दिया जाता है। और पहला ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको जीआई टैग दिया गया भारत में? तो दार्जिलिंग की चाय है, 2004 में इसको जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग टी एग्रीकल्चरल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है दार्जिलिंग, और 2004 में इसको जीआई टैग दिया गया था। हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत
नियुक्त किया गया है? मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, तो ये भारतीय बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इनमें किसको मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर कैटरीना कैफ को मालदीव के द्वारा वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में कैटरीना कैफ को मालदीव गवर्नमेंट ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इनको ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। यह डिसीजन मालदीव सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है। ठीक है, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव सरकार ने कैटरीना कैफ को टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब मालदीव की स्थिति जान लेते हैं, कहाँ पर है? साउथ एशिया में स्थित एक आइलैंड कंट्री है, एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री भी है। तो मालदीव के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आइलैंड कंट्री है, एशिया की सबसे छोटी कंट्री है। मालदीव में लगभग 1200 आइलैंड हैं, जिनमें से लगभग 200 पर लोग रहते हैं। कैपिटल मालदीव की है माले। ठीक है, करेंसी मालदीवियन रुपया, एंड प्रेसिडेंट है इसके मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मोहम्मद मुइज्जू इसके मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी यूएनएफपीए की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025। ठीक है, यूएनएफपीए एक संस्था है, इसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के नाम से एक रिपोर्ट जो है जारी की है। उसके अनुसार अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ठीक है, अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो ऑप्शन है 140.00 करोड़, 146.39 करोड़, 150.29 करोड़ और 155.80 करोड़। तो यहाँ पर जो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इस संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने एक रिपोर्ट जारी की है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 के नाम से। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2025 तक भारत की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ हो गई है। इसी के साथ इसमें भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताया गया है। तो कितना है? 1.9 बताया गया है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। इस शब्दावली से संबंधित या तो प्रश्न आ जाता है, इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है कि इसका मतलब क्या है। तो एक महिला अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है, उसी को टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट में भारत और दुनिया की पॉपुलेशन के बारे में डाटा दिया गया है। भारत के साथ साथ दुनिया की भी पॉपुलेशन के बारे में डाटा दिया गया है। ठीक है, तो दुनिया के बारे में आंकड़ा बताया गया है कि दुनिया की जो ओवरऑल जनसंख्या है वो 8.2 बिलियन यहाँ पर हो चुकी है। भारत का TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कितना बताया है? 1.9। वहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.5 से नीचे बताया गया है। भारत से रिलेटेड दी गई जानकारी के बारे में जनसंख्या की, ठीक है, जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका 24% है, 10 से 19 साल के 17%, 15 से 64 साल की आयु के जो व्यक्ति हैं 68%, और जो 65 साल से ऊपर के हैं उनकी 7% यहाँ पे रखी गई है। भारत में ये TFR, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुष के लिए 71 साल है और महिलाओं के लिए 74 साल है। तो भारत में जो इस संस्था ने अनुमान लगाया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, वो महिलाओं के लिए 74 साल और पुरुषों के लिए 71 साल है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2025 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये टेनिस से संबंधित एक ग्रैंड स्लैम है। वर्ल्ड में 4 मुख्य ग्रैंड स्लैम आयोजित होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। टेनिस के टेनिस ग्रैंड स्लैम, ठीक है, तो वर्ल्ड में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन,
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन ओपन, और फोर्थ है यूएस ओपन। ठीक है, तो इनमें जो पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स के जो विजेता होते हैं उनके नाम अक्सर प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में, और ये इनका होने का क्रम क्या है। ठीक है, तो साल में पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विमल्डन ओपन होता है, और उसके बाद अंत में साल के यूएस ओपन होता है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर फ्रेंच ओपन से है कि 2025 का मेंस सिंगल खिताब किसने यहाँ पर जीता है। ठीक है, तो कार्लोस अलकराज ने फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन ये अलग अलग कोर्ट पे होते हैं, तो ये भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है। ये किले कोर्ट पर होता है। विमल्डन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पर होता है, एंड यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर होता है। अच्छा, इनमें सबसे पहले शुरू होने वाला कौन सा है, जिसकी शुरुआत मतलब जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले, वो सबसे पहले हुई थी विमल्डन ओपन की। विमल्डन ओपन 1877 से हो रहा है, तो ये सबसे पुराना है ग्रैंड स्लैम। ठीक है, कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं, इन्होंने फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। किसको इन्होंने हराया है, उपविजेता कौन है, जेनिक सिनर इटली के हैं, इनको हराकर ये विजेता बन गए हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का फाइनल 5 आवर्स एंड 29 मिनट तक चला, इसका फाइनल 5 घंटे 29 मिनट तक चला। ओपन एरा में सबसे लंबा फ्रेंच ओपन फाइनल 1982 में हुआ था। ठीक है, सबसे लंबा जो हुआ था 1982 में फ्रेंच ओपन फाइनल हुआ था। ठीक है, इसमें मैट्स विलांडन ने गुलेर्मो विलास को 4 घंटे 47 मिनट में हराया था। अब वुमेन सिंगल्स की बात कर लेते हैं, वुमेन सिंगल्स की विजेता कौन है और उपविजेता कौन है। ठीक है, तो वुमेन सिंगल्स की जो विजेता है फ्रेंच ओपन में वो कोको गॉफ है, ये यूएसए की हैं, और जो उपविजेता हैं वो आर्यना सबलेंका बेलारूस की हैं। अब फ्रेंच ओपन शुरू कब हुआ था, तो ये 1891 में हुआ था। यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था राफेल नडाल ने सबसे अधिक 14 बार मेन सिंगल्स में ये खिताब जीत रखा है। तो राफेल नडाल जो हैं इन्होंने 14 बार इस खिताब को जीत रखा है। हाल ही में चर्चित होदे इदाहा पोर्ट किस देश में स्थित है। ठीक है, होदे इदाहा पोर्ट किस देश में स्थित है, तो हाल ही में ये बंदरगाह चर्चा में रहा था, ये किस देश में है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या फिर यमन। ठीक है, तो जो खाड़ी देश है यमन, वहां पर ये पोर्ट स्थित है होदे इदाहा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, इसको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में हम देख लेते हैं। होदे इदाहा पोर्ट यमन देश में स्थित है। हाल ही में इस पोर्ट पर इजराइल ने पहली बार सीधा जो है नवल अटैक किया था। ठीक है, इस हमले में इजराइल ने होदे इदाहा पोर्ट के एंट्री पॉइंट पर एयर स्ट्राइक किया। इजराइल का कहना है कि यह पोर्ट हुती रेबेल्स, जो यमन के जो रेबेलियंस हैं हुती नाम से उनको जाना जाता है, उनके द्वारा गाजा में हथियार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था इस बंदरगाह को, तो इसलिए इजराइल ने इसके जवाब में इस पर अटैक कर दिया है, तो इसीलिए चर्चा में रहा। तो पूछ सकता है मैपिंग के या जियोग्राफी के दृष्टिकोण से कि होदे इदाहा बंदरगाह कहाँ पर है। व्हाट इज द होती रिबेलियन। ठीक है, होती विद्रोही कौन है, तो ये यमन देश में एक विद्रोही समूह है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। ठीक है, इनका उद्देश्य यमन पर अपनी सत्ता बनाना है। 2014 से ही यमन की राजधानी जो साना यमन की राजधानी है उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है हुती विद्रोहियों ने। तो होदे इदाहा बंदरगाह कहाँ पर है, ये यमन में है।
नेक्स्ट है जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है। ठीक है, तो जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष था उसको अब बदल दिया गया है। 2020-21, 2021-22, 2022-23 या 2023-24। तो 2022-23 को जो है अब जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष के रूप में अपना लिया गया है। ठीक है, भारत के जीडीपी को नापने के लिए अपना बेस ईयर 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, 2011-12 से 2022-23 कर दिया गया है। इससे पहले जीडीपी का 2015 में बेस ईयर 2004-5 से 2011-12 किया गया था। ठीक है, तो पिछली बार 2015 में ये चेंज किया गया था। अब 2025 में जीडीपी का जो बेस ईयर है उसको 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी दो तरह की होती है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी, इस जीडीपी को बेस ईयर पर नापा जाता है। ठीक है, तो रियल जीडीपी का जो अनुमान हमारे सामने आता है वो बेस ईयर के आधार पर आता है। और दूसरी होती है और जिससे इन्फ्लेशन को हटाकर जीडीपी का पता चलता है। ठीक है, दूसरी होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर्स के आधार पर जो है जीडीपी के आंकड़े होते हैं। इसे इन्फ्लेशन को लेकर नापा जाता है। इससे इन्फ्लेशन के कारण जीडीपी में होने वाले बदलाव को नापा जा सकता है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने अन्य बेस ईयर भी बदले हैं। ठीक है, जैसे जीडीपी के लिए ये बेस ईयर था 2011-12, इसको गवर्नमेंट ने बदल दिया है। ऐसे ही अन्य कुछ जो बेस ईयर्स थे उनको भी बदल दिया है। अब ये सब चेंजेस तो कर दिए हैं, लेकिन ये जो लागू कब से होगा, तो फरवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो हमने जब संविधान का अभी भाग 17 पढ़ा था राजभाषा से संबंधित, तो उसमें हमने देखा था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है चयनित कर सकते हैं। तो लद्दाख में ऐसे ही कुछ भाषाओं को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। तो कितनी ऐसी भाषाएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो 5 भाषाओं को लद्दाख में आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक अध्यादेश जारी किया है, तो इसके तहत लद्दाख में 5 भाषाओं को यहाँ की आधिकारिक भाषा बना दिया गया है। कौन कौन सी वो भाषाएं हैं? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। ठीक है, ये 5 भाषाएं हैं जिनको लद्दाख में आधिकारिक भाषा के रूप में नामित कर दिया है राष्ट्रपति महोदया ने। अभी तक लद्दाख में केवल अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा थी। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके जितने भी कार्यों का संचालन होता था वो अंग्रेजी भाषा में ही होता था। अब 4 भाषाएं, मतलब टोटल 5 भाषाएं नामित कर दी गई हैं। अंग्रेजी के अलावा हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को 1/3 कोटा हर क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, इस नोटिफिकेशन के साथ साथ एक बात ये भी की गई लद्दाख के लिए, महिलाओं को 1/3 कोटा हर क्षेत्र में दिया गया। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए आदिवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो लद्दाख में सरकारी नौकरी के लिए लद्दाख का आदिवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अध्यादेश। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 123 में है। ठीक है, ये एक ऐसा आदेश या कानून है जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। यह एक अस्थायी कानून है। इसकी अधिकतम सीमा 6 माह होती है। यह संसद या विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किए गए कानूनों के समान ही प्रभाव रखता है, पर अगर इसे 6 महीने के अंदर अगर पारित नहीं किया जाता है तो ये समाप्त हो जाते हैं अध्यादेश। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद से आती है? अनुच्छेद 123। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। और राज्यपाल की विधायी शक्ति के रूप में अध्यादेश की जो जानकारी मिलती है वो आर्टिकल 213 से भारतीय संविधान के मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा शहर यहाँ पर बना है?
मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या जयपुर। ठीक है, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर जयपुर। तो यहाँ पर बेंगलुरु को अब भारत की तेंदुआ राजधानी के रूप में नामित कर दिया गया है। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में लियोपर्ड सर्वे किया गया। ठीक है, लियोपर्ड सर्वे अर्थात तेंदुआ सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे में बेंगलुरु में 80-85 लेपर्ड पाए गए, जिसके बाद बेंगलुरु अब लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। क्यों बना है? क्योंकि बेंगलुरु में अब सबसे ज्यादा तेंदुए हो चुके हैं। 80-85 लेपर्ड में से 54 बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में है, बाकी के आसपास के क्षेत्र में है। इससे पहले मुंबई को लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, तो अब ये चेंज हो चुका है। इससे पहले मुंबई को लेपर्ड कैपिटल कहा जाता था क्योंकि वहां पर सर्वेक्षण में 54 लेपर्ड्स पाए गए थे। अब मुंबई से ज्यादा हो गए हैं बेंगलुरु में, तो बेंगलुरु को अब नया भारत का तेंदुआ शहर घोषित कर दिया गया है, या तेंदुआ राजधानी। यह सर्वे होलेमठी नेचर फाउंडेशन, ठीक है, होलेमठी नेचर फाउंडेशन है, इसके द्वारा किया गया है। इसमें एक साल से लगे हुए कैमरे की फोटोज का डाटा निकाला गया है। ठीक है, एक साल तक कैमरा को लगाया गया और उनके डाटा को कलेक्ट किया गया। उसके आधार पर यहाँ पर तेंदुओं की गणना की गई है। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन। तो शक्ति नाम से जो अभ्यास होता है भारत और किस देश के साथ होता है? ठीक है, तो भारत और फ्रांस का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है द्विपक्षीय शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच एक बिलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। 2025 में इस अभ्यास का 8वां संस्करण का आयोजन किया गया है। अभी 2024 की पीसीएस परीक्षा में ये पूछा गया था, मिलान करवाया गया था कि 4 अभ्यास दे दिए थे और उनको कालक्रम के अनुसार जो है सीरियल से लगवा लिया था कि कौन सा पहला हुआ है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक फ्रांस के ला कैवेलियर में आयोजित हुआ, ला कैवेलियर में। ठीक है, तो जून से जुलाई तक हुआ है, 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में हुआ है। 8वां संस्करण था। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया और फ्रांस की है, हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, ये हर साल नहीं होता है, हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाला अभ्यास है। फर्स्ट टाइम हुआ था 2011 में और 7th एडिशन जो पिछली बार हुआ था 2024 में, ये मेघालय के उमरोई में हुआ था, मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? इंडस जैन, भारत जैन, फास्ट जैन या फ्यूचर जैन? ठीक है, तो ये भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है। ऑप्शन इसका सही उत्तर है भारत जैन। ठीक है, भारत जैन जो है भारत का पहला एआई मॉडल है, एआई बेस्ड मॉडल, और स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी है इस रूप में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, अभी हमने पीछे एक सवाल में देखा था जितेंद्र सिंह और किस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के। जितेंद्र सिंह ने भारत जैन को शुरू किया है। ठीक है, भारत जैन भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल। भारत जैन क्या है? ये भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, ये 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करेगा। इसका विकास हुआ है आईआईटी बॉम्बे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये तथ्य इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पहले एआई स्वदेशी एआई मॉडल का जो कहाँ पर विकास हुआ है? आईआईटी बॉम्बे में। मतलब ये हमारी स्वदेशी एआई मॉडल है जो 22 भाषाओं में टेक्स्ट, भाषण, इमेजेस और वीडियोस तैयार कर सकता है। ठीक है, यह शासन यानी गवर्नेंस, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ग्राहक सेवा जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण
सुधार कर सकता है और दक्षता को बढ़ा सकता है। ठीक है, हाल ही में राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौरमंडल गांव घोषित हुआ है? ठीक है, राजा खास गांव किस राज्य का पहला सौरमंडल गांव इसको घोषित किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश का गांव है, इसको भारत का पहला जो है सोलर मॉडल विलेज यहां पर नॉमिनेट किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इसको चुना गया है। ठीक है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात का मोढेरा है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर जान लेते हैं जो सोलर एनर्जी से संबंधित है। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन सा है? मान्य चिवाड़ी, सतारा जिले में है मान्य चिवाड़ी। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। देश का पहला सोलर सिटी बना मध्य प्रदेश का सांची। देखिए ये सारे ही तथ्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी से संबंधित हैं। दीव पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है दीव। ठीक है, पीएम कुसुम योजना मार्च 2019 को यहाँ पर इसको शुरू किया गया है सोलर पंप्स के लिए। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा, कहां पर बनेगा? हैदराबाद में। दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ मिला है? ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर कहाँ मिला है? तो टर्की में मिला है। हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का 500 गीगावाट उत्पादन करना है। ठीक है, 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को यहाँ पर उत्पादित करना है। किस राज्य सरकार ने सभी नगर निगमों को सौर शहरों में बदलने का फैसला किया है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है भारत सरकार द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, तो भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाता है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, अभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है वो वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी रूप से पंजीकरण सुनिश्चित करना है। ठीक है, उसके बाद एक क्लिक पर इस पोर्टल पर वक्फ संपत्ति की पूरी जानकारी यहां मिल जाएगी। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और पोर्टल हम यहाँ पे देख लेते हैं। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वार की फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेस। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? भारत पोल। तो ये गृह मंत्रालय से संबंधित है। रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन, तो नाम से ही स्पष्ट है ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में रख सकती हैं, उसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, एंटिटी लॉकर। ठीक है, सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए स्वरेल ऐप लॉन्च किया है, स्वरेल। आई स्पोर्ट पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, उसका नाम है संजय। ठीक है, संजय नाम से युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। तो इतने सारे ये करंट के एप्लीकेशन और जो एप्लीकेशन और पोर्टल थे जो हाल ही में लॉन्च किए गए हैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा और सरकारों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक एक्सप्लोर इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, किसने लिखा है इस पुस्तक को?
ऑप्शन ए है रोजी थॉमस, आर डी टुस्के, वी आई माथन, या इनमें से कोई नहीं। तो आर डी टुस्के ने इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आर डी टुस्के ये कौन है? आर डी टुस्के ये विदेशी लेखक हैं। कुछ और यहाँ पर पुस्तकें हैं। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, ये गीतिका लीडल ने लिखा है। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, भारत में इनको भारत के व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। दिया सलाई इनकी आत्मकथा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च की है, सशक्त भारत। ठीक है, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी मदन मोहन सती ने लिखी है। मदन मोहन सती पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नाम से एक पुस्तक लिखी है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पी एस रमन ने लिखी है। किसके ऊपर है? सीएसके के ऊपर है, चेन्नई सुपर किंग्स। टू द सेवंथ जनरेशन डॉक्टर वी आई मैथन ने। एमिनेंट डिस्ट्रेशन ट्विस्ट एंड ट्रथ उत्पल कुमार ने। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स अरुण शौरी ने। तो ये सभी करंट की पुस्तकें हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, आ सकती हैं एग्जाम में मैचिंग के लिए। कुछ और यहाँ पर दी हुई है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा की पुस्तक है। ठीक है, 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये बानू मुस्ताक को मिला है, भारतीय लेखिका हैं। इनका नॉवेल है हार्ट लैम्प। हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा का है। तो 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। नेक्स्ट है, ये अवार्ड जीतने वाली ये भारत की पहली कन्नड़ भाषा की पुस्तक हो गई है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है वो दीपा भारती ने किया है। हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ठीक है, एक यहाँ पे हम इतिहास का तथ्य जान लेते हैं। हिंदी का पहला अखबार कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। ठीक है, पंडित जुगल किशोर द्वारा इसको संपादित किया गया था 1826 में कलकत्ता से। ठीक है, और भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? तो द बंगाल गजट, जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा इसको संपादित किया गया था 1780 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल दिया गया है? ठीक है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य है पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है और अभी उसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है, राजा भभूत सिंह यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। राजा भभूत सिंह कौन थे? ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक्टिव जो है आदिवासी नेता थे। वे तात्या टोपे के करीबी सहयोगी थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण होने की वजह से पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य का नाम इनके नाम पर रख दिया गया है। अब जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में है इसका नाम बदल कर दिया गया है रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में पोसान पोया महोत्सव कहां पर मनाया गया है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या म्यांमार। ठीक है, पोसान पोया महोत्सव कहां पर मनाया गया है? तो श्रीलंका में इस महोत्सव का आयोजन हुआ है। देखिए, इंपोर्टेंट महोत्सव से भी प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो ये यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में पोसान पोया महोत्सव मनाया गया। इसे बौद्ध उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो बौद्ध धर्म के श्रीलंका में आगमन की याद में जून महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर क्लो एक्सरसाइज का आयोजन किया है? अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास आयोजित हुआ है फ्रांस में, 2 साल में एक बार होता है। ऐसे ही टाइगर क्लो अभ्यास किस भारत और किस देश के बीच होता है? यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ठीक है, तो यूएसए के साथ इस अभ्यास का आयोजन होता है।
टाइगर क्लो एक्सरसाइज, इसका ये फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, ये पहला अभ्यास था, इसलिए यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिका के साथ इसका आयोजन हुआ 26 मई से 10 जून के बीच हुआ है। यह गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र यूपी में संपन्न हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। पूरे उत्तर भारत में आयोजित किया गया था इसका। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के विशेष बलों के बीच भारतीय वायुसेना के विशेष बल को गरुड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये एयरफोर्स का एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अन्य एक्सरसाइज का कौन कौन सी हैं? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, अभ्यास संगम, टाइगर ट्रम्फ एंड अभ्यास टाइगर क्लो, अभ्यास तरकश। तो ये सारे एक्सरसाइज जो हैं भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया गया? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ पर विकसित किया गया है? सूरत, पणजी, सिंधुदुर्ग या फिर कोलकाता। ठीक है, सूरत, पणजी, सिंधुदुर्ग या फिर कोलकाता। ठीक है, तो सिंधुदुर्ग में इसका विकास किया गया है। भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय, तो ये भारत का पहला है, इस रूप में इंपोर्टेंट हो जाता है। पानी के नीचे है अंडर वाटर, और कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय नौसेना का एक सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार पानी में डुबोया जाएगा। ठीक है, यह भारत का पहला समुद्र के नीचे स्थित संग्रहालय है। इसके लिए लागत कितनी लगने वाली है? 46.91 करोड़ रुपए। INS गुलदार, जो INS गुलदार जिस पर ये बनाया जाएगा, ये इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। दिसंबर 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और जनवरी 2024 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब इसका जो INS गुलदार है ये सेवा मुक्त हो चुका है और इसका अब अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह, ठीक है, सोचने वाला उपग्रह किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सोचने वाला उपग्रह से मतलब क्या है? इसमें कहीं ना कहीं AI का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, तो इसका कौन सा है? अग्निकुल, कॉस्मोस, टेकमी टू स्पेस, स्काईरूट कॉस्मोस या ध्रुवा कॉस्मोस। तो 20 का सही उत्तर होने वाला है टेक मी टू स्पेस। ठीक है, टेक मी टू स्पेस नाम से एक उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह है। AI प्रयोगशाला लॉन्च की, ये एक तरह से क्या है? AI प्रयोगशाला है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो खेलों से संबंधित जो थीम है UPPSC के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खेलों से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट डेज से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 8 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून। ठीक है, तो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। तो डी इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या है? इस बार जो खेल दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो चूज प्ले एवरीडे, खेल चुने हर दिन। ठीक है, खेल चुने हर दिन, चूज प्ले एवरीडे इसकी थीम थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला, राजा कुमारी, मृत्युंजय महापात्र या फिर बानो मुस्ताक। बानो मुस्ताक का नाम अभी हमने देखा था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है हार्टलेम पुस्तक के लिए। अब ये जो संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2025 के लिए यह पुरस्कार दिया गया मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है, तो मृत्युंजय महापात्रा को, तो इसका यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन, मृत्युंजय महापात्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। यह भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है।
और यहाँ पे ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए नंबरिंग, मृत्युंजय महापात्रा इसका सही उत्तर होगा, बी की जगह पर ये वाला आएगा। ठीक है, उन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत की आपदा तैयारी को बेहतर बनाया, उन्नत पूर्वानुमान तथा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से चक्रवातों से होने वाली मौतों को काफी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये भारत के पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। इनको संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृत्युंजय महापात्रा इनका नाम है, और इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ही बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और ये हो जाता है यहाँ पे इसी तरह साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया। इनके साथ इंडोनेशिया के आपदा विशेषज्ञ डॉक्टर हरकुंती हरियू को भी ये सम्मान मिला है। तो संयुक्त रूप से डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को और हरकुंती हरियू को ये पुरस्कार दिया गया है। 2025 में इस पुरस्कार की थीम क्या है? विज्ञान को लोगों से जोड़ना। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल्स विद साइंस। सासाकावा पुरस्कार की शुरुआत